बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुजफ्फर सरफराज है और आज हम क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने लगे। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। 2018 में प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स सी डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी हुई है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की। एक बात तो याद रखें कि ये यूनिवर्सल कोई डेफिनेशन नहीं है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की। ये जैसे जैसे आप कंट्री टू कंट्री का जो लॉ है वो चेंज होता है, और क्रिमिनोलॉजिस्ट की ये दी हुई डेफिनेशंस होती हैं, रिसर्चर्स की होती हैं, तो ये डिफरेंट हो सकती हैं ये, लेकिन इनका जो पर्पस है, जो ओवरऑल जो एक थीम होता है इन्वेस्टिगेशन का, वो मोर और लेस सब डेफिनेशंस के अंदर एक ही नजर आता है। और वो क्या होता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि आपने फैक्ट्स को स्टडी करना है, उनको आइडेंटिफाई करके, और एंड गोल जो होना चाहिए वो आपका कन्विक्ट होना चाहिए, वो सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स या फिर वो सस्पेक्ट जिन्होंने क्राइम कमिट किया। ठीक है, तो ये इसका बेसिक पर्पस होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, और आपको हर डेफिनेशन के अंदर ये की पॉइंट्स नजर आएंगे। तो ये मैंने तकरीबन 4 डेफिनेशन मैंने आपको जेनेरिक वे के अंदर लिख दी है, और एक मैंने लीगल टर्म के अंदर आपको डेफिनेशन लिख दी है। आप इनमें से कोई प्रिपेयर कर लें, आपकी मर्जी है। अगर आप इसके अलावा भी कोई आपको डेफिनेशन नजर आती है, दैट्स अप टू यू, नो इश्यू, आप उसको लेके चल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फैक्ट्स which are used to identify, locate and prove the guilt of an accused criminal। देखिए, हमने क्या करना है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमने फैक्ट्स को फाइंड करना है, उनको स्टडी करना है, और उन फैक्ट्स की मदद से हमने आइडेंटिफाई करना है, निशानदेही करनी है, ठीक है, लोकेट करना है, और हमने ना वो गिल्ट, वो गुनाह जो हुआ है एक्यूज्ड क्रिमिनल से, उसको हमने प्रूव करना है। अगर तो हम ये काम कर पाते हैं तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पर्पस पूरा हो जाता है। ठीक है, जो उसका एंड गोल है वो पूरा हो जाता है। नंबर 2 डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इन्वेस्टिगेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रीच सम पॉइंट। अब यहां जो रीच सम पॉइंट है, ये एक जेनेरिक लिया हुआ है कि अगर आपको कोई किसी एक पर्सन के ऊपर जो सस्पेक्ट है, एक ऑफेंडर है, जो सस्पेक्टेड ऑफेंडर है, उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है, तो इन्वेस्टिगेशन होगी जिसके अंदर हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और उसके बाद उन्हें प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद अगर तो हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि वाकई सस्पेक्टेड ऑफेंडर ने क्राइम कमिट किया है, तो ये भी एक रीच टू रीच सम पॉइंट के सिनेरियो में आएगा। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसने ये क्राइम कमिट नहीं किया, तो ये भी इसी सेंस में आ जाता है। ठीक है, तो टू रीच सम पॉइंट यानी कि कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सके हम इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो उसका पर्पस पूरा हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, जब कोई क्राइम कमिट होता है तभी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इसलिए कि इसका एंड गोल यही होता है कि क्राइम को प्रूव करना। नंबर 3 देख लेते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज एन अप्लाइड साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फैक्ट्स used to identify, locate and prove the guilt of an accused criminal। देखिए, ये एक क्या हमारे पास अप्लाइड साइंस के तौर पे काम करती है, क्योंकि जब हम जब फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके अंदर साइंस हमारे पास इस्तेमाल होती है। जैसे फोरेंसिक लैब इस्तेमाल होते हैं, फोरेंसिक साइंसेस के अंदर इस्तेमाल होती है, बायोलॉजी की इसके कुछ कंपोनेंट इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे डीएनए टेस्टिंग हम अक्सर जैसे मर्डर होता है या रेप, क्या कोई हमारे पास क्राइम कमिट होता है, तो उस केस के हमें जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको अप्लाइड साइंस का नाम दिया गया। और एंड गोल वही है कि एक्यूज्ड क्रिमिनल का गिल्ट को प्रूव करना, ये इसका एंड गोल है। और आप देख सकते हैं कि तीनों जो डेफिनेशन मैंने अब तक आपको बताई है, उनमें आपको एक ही चीज नजर आ रही है कि एट द एंड जो है हमने किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस फॉर आइडेंटिफाइंग। नंबर 1 क्या है, यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, एंड एविडेंस और सबूत को इकट्ठा करना है। किसके लिए करना है? आइडेंटिफाई करना है, एप्रीहेंड करना है यानी कि गिरफ्तार करना है, एंड कन्विक्टिंग सस्पेक्टेड ऑफेंडर, और कन्विक्ट करना है, उनको सजा दिलवानी है, इनको सस्पेक्टेड ऑफेंडर जिनके ऊपर आपको शको शुबहात होते हैं, जिनको आप शक की बुनियाद पे गिरफ्तार करते हैं, जो आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको लीडिंग एविडेंस के तौर पे मिलते हैं कि यहाँ इसने ये क्राइम किया हो सकता है। ठीक है, तो इसका आपको पूरा पर्पस समझ आ रहा है, आपने पर्पस को माइंड में रखना है। आप डेफिनेशन को, आप इन चारों डेफिनेशन को मोल्ड करके एक डेफिनेशन बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है।
देखिए अब इसके लीगल टर्म के अंदर एक हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स for the collection of evidence conducted by a police or by an person who is authorized by a magistrate in his behalf। देखिए नॉर्मली तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वो कौन कंडक्ट करता है? वो आपके पास पुलिस कंडक्ट करती है। लेकिन इन केस के अगर मजिस्ट्रेट किसी पुलिस ऑफिसर के बिहाफ पे किसी और को ऑथोराइज करता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो भी इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट कर सकता है। तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का तमाम वो प्रोसीडिंग्स आ जाएंगे, यानी कि स्टेप 1 से लेके स्टेप लास्ट स्टेप तक जो कुछ भी इसके प्रोसीडिंग्स होंगी, जिसके अंदर हमने एविडेंस को कलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद कंडक्ट करना है, उन्हें प्रोसेस करना है, उनके ऊपर रिसर्च करनी है, उनको प्रूव करना है, और उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो ये तमाम जो प्रोसीडिंग होगी ये लीगल टर्म के अंदर कहलाती है। इसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीट प्रोसेस बोलते हैं। जो आपका सेक्शन 4(1) है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो इसी चीज को आइडेंटिफाई करता है, रेफर्स करता है कि भाई आपने किसी कोई क्राइम कमिट होने के बाद आपने इंफॉर्मेशन को किस तरीके से गैदर करना है और उसके बाद आपने ये एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी, जैसे मैं आपको बताकर आ चुका हूं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एंड गोल यही है कि सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स जो हैं उन तक हमने पहुंचना है, उन साबित करना है कि उन्होंने कोई गिल्ट किया है या नहीं किया, यानी कि टू रीच सम कंक्लूजन। अब इसका पर्पस एंड गोल्स, पर्पस तो इसका आपके पास समझ आ गया कि हमारे पास ये इसका पर्पस है। देखिए इसका गोल्स क्या है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ और सिर्फ गोल यही नहीं होता कि एक क्राइम कमिट हुआ, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हुई और ऑफेंडर्स का हमें पता लग गया कि लोगों ने एक क्राइम कमिट किया। इसके कुछ और ब्रॉडर गोल्स भी होते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर आते हैं। नॉर्मली तौर पे जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इस चीज को भी नजर में रखते हैं कि ये क्राइम कमिट हुआ क्यों है, ताकि उसके मिटिगेशन स्टेप सजेस्ट किए जा सके, उसको फर्दर जो है इंप्रूव किया जा सकता है उस एरिया को जिसके की वजह से एक क्राइम कमिट हुआ। तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, यानी कि क्राइम को रोकना, ये भी एक इसका एक ब्रॉडर गोल है इसका। प्रोमोट जस्टिस, ऐसा नहीं है, सबसे जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का जो कार्डिनल कंपोनेंट है वो ये है कि जस्टिस होना चाहिए तमाम स्टेजेस के ऊपर। आगे मैं आपको जो प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, उसके अंदर इस चीज के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया गया है कि जस्टिस प्रमोट होना चाहिए। जस्टिस के अंदर हमें हमेशा यही नहीं करना कि कोई सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स हैं तो हमने उनको किसी ना किसी तरीके से उनका गिल्ट प्रूव करना है, नहीं, ये नहीं होना। जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए। ब्रिंग्स ऑर्डर इन द सोसाइटी। देखिए जब क्राइम कमिट होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि क्राइम जो है एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। ये किस तरीके से, क्राइम से सिर्फ ना सिर्फ एक इंडिविजुअल ही इफेक्ट नहीं होता, पूरी सोसाइटी आपके पास क्या है, डिसऑर्डर में चली जाती है। तो सोसाइटी जब आप, जैसे आपने देखा ही होगा कि अगर किसी कॉलोनी के अंदर या किसी टाउन के अंदर 4, 5, 6 एक साथ जो किडनैपिंग या फिर वहां पे किडनैपिंग हो जाती है या रॉबरी हो जाती है, तो एक अजीब सा खौफ पूरी सोसाइटी के अंदर फैल जाता है। हर कोई कॉन्शियस हो जाता है इस चीज को लेके। लोग जो है वो प्राइवेट गार्ड्स रख लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेजर्स लेते हैं। तो देखिए एक सोसाइटी के अंदर डिसऑर्डर पैदा हो गया ना। इसी तरीके से जब आपके किसी अल्लाह ना करे आपके किसी टाउन में या फिर किसी आपके नेबरहुड के अंदर अगर कोई मर्डर का क्राइम कमिट हो जाता है, तो आप देखेंगे कि बहुत टाइम तक एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब से डिसऑर्डर आपको पूरी कॉलोनी के अंदर, पूरे टाउन के अंदर नजर आता है। ठीक है, तो एक जो क्राइम का जो मतलब जो इसका एक इफेक्ट है वो पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एक ब्रॉडर गोल ये भी है कि ब्रिंग्स ऑर्डर इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर ऑर्डर लेकर आया जाए। और ऑर्डर कब आता है, जब आप क्राइम को प्रिवेंट करते हैं। क्राइम को आपने, क्रिमिनल को आप तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या उस वजह को भी आपने मिटिगेट किया, प्रिवेंट किया कि जिसकी वजह से वो क्राइम हुआ था, क्योंकि ये ब्रॉडर गोल है इसका इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, तो आई होप कि समझ आया होगा आपको ये। उसके बाद देखिए नॉर्मली तौर पे तो इन्वेस्टिगेशन की कोई फिक्स आप नहीं कह सकते कि ये 4-5 स्टेप्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन जेनेरिक वे के अंदर अगर आप किसी भी जगह, किसी भी बुक के अंदर या फिर आप नेट पे देखेंगे, आपको कुछ 4-5 चीजें आपको बिल्कुल सेम नजर आएंगी। देखिए जब आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्वियस आपके पास आता है, आप सर्च करते हैं, ठीक है ना।
सर्च करते हैं, जिसमें प्लेसेस हो सकती हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, जिस जगह क्राइम कमिट हुआ है उस जगह को सर्च किया जा सकता है। फिर जो सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स होते हैं उनके घर, उनके प्लेसेस को वहां पे सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं। उसके बाद जो सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज फर्क है इंटरव्यू के अंदर और इंटेरोगेशन के अंदर, ठीक है। इंटरव्यू में आपको आगे चल के पूरा क्वेश्चन है कि मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटी बिटवीन इंटरव्यू एंड इंटेरोगेशन। तो ये यहाँ पे इंटरव्यू का मैं आपको इनिशियल बता दूं कि इंटरव्यू जो होता है ना वो ओपन एंडेड होता है, यानी कि आप एक इनिशियल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप पूछ रहे होते हो। तो इंटेरोगेशन इनिशियल से चलते 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 वो नैरो होता जाता है और आप एक उसके बाद आप इंफोसाइज करते हो, आप क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है। यानी कि इंटरव्यू के अंदर भी स्टार्ट के अंदर आपके पास ब्रॉडर होगा, ओपन होगा, लेकिन ये ओपन चलते चलते इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन तक ये रुक जाएगा। लेकिन जो इंटेरोगेशन होता है वो नैरो होता जाएगा और इसके अंदर फिर आप किसी न किसी हद तक थोड़ा सा बिटरनेस या फिर आप फोर्स का या फिर आप हार्श बिहेवियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पे इंटरव्यू के अंदर ये नहीं किया जाता। सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की मैं बात कर रहा हूं जो कि अच्छे डेवलप कंट्रीज के अंदर होती है। एविडेंस कलेक्शन आपके पास क्या है? देखिए एविडेंस को कलेक्ट करना है। क्राइम सीन पे मौजूद जो लोग होंगे उनसे आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, उस इर्द गिर्द के माहौल इन्वायरमेंट से आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए टेस्टिंग हो सकती है, ब्लड टेस्टिंग हो सकती है, बॉडी अगर मर्डर कमिट हुआ है तो बॉडी का पोस्टमार्टम हो सकता है, उसके थ्रू आप जो है डिफरेंट तरीके से आप एविडेंस कलेक्शन करते हैं। उसके बाद प्रिजर्वेशन है, यानी कि जो कुछ आपने कर लिया अब आपने उसे महफूज करना है, आपने उसे प्रिजर्व करना है, ठीक है। प्रिजर्व करने ये इसके बेसिक 4 स्टेप हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनमें ये स्टेप्स तो फॉलो होते हैं लेकिन कुछ और मेथड्स इंक्लूड हो जाते हैं। जस्ट सपोज कि अब रॉबरी होगी या फिर किडनैपिंग होगी, उसके लिए में भी शायद आपको डीएनए टेस्टिंग की जरूरत ना पड़े, लेकिन जब आप किसी का मर्डर होगा, ठीक है, तो में भी शायद डीएनए टेस्टिंग की जरूरत पड़ जाए। किसी की लाश आपको मिली है समुद्र में से, तो ये पता लगाने के लिए कि इसके बेसिक बायोलॉजिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका पता लगाने के लिए डीएनए टेस्टिंग हो सकती है। फिर जो ये आपके पास रेप के जो केसेस होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद जो मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा इस तरह के केसेस पाए जाते हैं रेप के, उस सिलसिले के अंदर डीएनए, तो उसके लिए फिर आपको एक डिफरेंट एक चीज आ गई ना, तो मेथड्स इंक्लूड होते जाते हैं, लेकिन जो बेसिक स्टेप्स हैं वो यही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट स्टेप्स होते हैं जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के अंदर आते हैं। देखिए उसके बाद टाइप्स हैं, जो क्राइम होता है उसी से रिलेटेड उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन शायद थोड़ी सी डिफरेंट होगी, या फिर फ्रॉड और जो थेफ्ट होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट होगी। तो ये कुछ मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। क्राइम से रिलेटेड फ्रॉड है, कोई फ्रॉड किया है किसी ने, फ्रॉड इस तरह करके कि मतलब नॉर्मली तौर पे ज्यादातर जो फ्रॉड देखा जाता है वो इस लिहाज से देखा जाता है कि पैसों के लेन देन में कोई फ्रॉड किया है, किसी ने आपसे वादा किया कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दें, या आपको ये मिल जाएगा, आप मुझे इतने दे दें, तो फ्रॉड हो गया। थेफ्ट चोरी के सीन में आ सकता है, केस में आ सकता है। सेक्सुअल क्राइम इन्वेस्टिगेशन, रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसमें आएगा होमिसाइड, यानी कि आपके पास जो मर्डर होता है, एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर देता है, होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन होती है। असाल्ट, अगर कोई किसी के ऊपर हमला करता है, मारने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो असाल्ट के अंदर आ जाता है। किडनैपिंग है इस तरीके से। और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि जिस जगह क्राइम कमिट हुआ है उस जगह पे आप इन्वेस्टिगेशन है, तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। देखिए क्वेश्चन कुछ यूं आया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। देखें इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ आए, बहुत आसान से ये आपने जैसे इनके नाम याद रखने वो भी आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर नीचे मेरे कहने का मतलब है अपने हिसाब से इनको मोल्ड कर सकते हैं, यानी कि आप इनकी वर्डिंग्स को, इनके कॉन्सेप्ट आपने यही रखना है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन और इसके प्रिंसिपल्स ये थोड़े से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बुक टू बुक, ऑथर टू ऑथर, क्रिमिनोलॉजिस्ट टू क्रिमिनोलॉजिस्ट, ठीक है, रिसर्चर टू रिसर्चर, ये आपके पास डिफर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आपके पास यही है। अगर आप ये 7 आपके पास लिखे रहते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।
देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है जो एक पुलिस ऑफिसर को या एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जहन में रखना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन में, वो इन्वेस्टिगेशन ना ही लॉ के हिसाब से, ना जस्टिस के हवाले से वो काबिल कबूल नहीं होगी। उस पर शक व शुबात होंगे, उसके ऊपर कंसर्न्स होंगे। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत जिसको उर्दू में बोलते हैं, शफाफियत होनी चाहिए। अगर आपके पास जो विक्टिम है जो और उसके बाद जो सस्पेक्टेड है, उनको पता हो कि अगर हमने कोई गुनाह किया है तो हम पकड़े जाएंगे, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो इन्वेस्टिगेशन इस तरह कंडक्ट होगी कि हम बेगुनाह साबित होंगे। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी इन इन्वेस्टिगेशन, देखिए इन्वेस्टिगेशन एक मतलब क्राइम तो डिपेंड करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन समटाइम बड़ी लंबी चली जाती है। कुछ मर्डर के या फिर रेप के केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर एक्यूरेसी लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओवरलैपिंग केसेस होते हैं। जैसे आपके पास मर्डर के केसेस होते हैं, अगर 2, 4, 3 लोग हैं, क्योंकि नॉर्मल तौर पे मर्डर जब सोसाइटी के अंदर कमिट होता है तो खुद इंडिविजुअल्स बहुत कम करते हैं, हायर लोग ज्यादा करते हैं, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज काफी ज्यादा होती है इन्वेस्टिगेशन करते वक्त। तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे केसेस के दरमियान में। कॉन्फिडेंशियलिटी इन इन्वेस्टिगेशन, देखिए कुछ केसेस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, वो ओपन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मतलब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, अपनी फाइंडिंग्स को, अपने एविडेंस को अगर आप ओपन कर देंगे, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन तो के बीच में खराब होने के चांसेस होते हैं। जैसे पाकिस्तान में है कि मतलब नैब का सबसे बड़ा एक मौकफ यही होता है कि अगर वो किसी को अरेस्ट कर लेती है और वो आकर यही सबसे पहले बयान देती है कि हमें डर था कि कहीं एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय ना किए जाएं, खराब ना कर दिए जाएं, तो इसलिए हमने फलां को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत मैटर करती है। उसके बाद देखिए, ऑब्वियसली जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, पाकिस्तान के केस में पुलिस ऑफिसर को ले लेते हैं, उसके पास कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन उसके पावर जो है वो शुड नॉट बी ऑप्रेसिव। उसकी पावर जुल्म के जुमरे में नहीं आनी चाहिए। उसका पावर का उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी जो तमाम जो कंडक्ट है वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए, वो अनबाइस्ड होना चाहिए। ठीक है, और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, देखिए केसेस टू केसेस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ होती जाती है, और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे डिफरेंट एक्सपर्ट्स को भी हायर किया जाता है। क्योंकि अगर एक फ्रॉड का केस है या एक वाइट कॉलर क्राइम है या मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो एक एक्सपर्ट को ज्यादा होगी बनिस्बत एक नॉर्मल ऑफिसर के, जो कि क्राइम के, मर्डर के या फिर जो है वो रेप के, इस तरह के जो सेक्सुअल केसेस होंगे उनको डील करता होगा। तो अगर एक ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है कि वो तमाम केस को अंडरस्टैंड करे, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसके पास होनी चाहिए। रिगार्ड फॉर वल्नरेबल पीपल, देखिए जो कमजोर अफराद होते हैं, कमजोर अफराद में यहाँ पे आप माजूर भी ले सकते हैं, या डिसेबल जो लोग होंगे वो हो सकते हैं, या फिर आप इसको वो मतलब यानी कि जो डिसेबल, कमजोर, इस इन्वेस्टिगेशन के दायरा कार में ना यही वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसका आप उनका ख्याल रखना आपका ये है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एक फर्ज है। रिस्पेक्ट फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, आपका प्रोफेशनलिज्म आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर नजर आना चाहिए। आप प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, बिलो द बेल्ट आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कुछ डेफिनेशन देखी हैं, कुछ टाइप्स देखी हैं और गोल्स एंड पर्पस देखे हैं, और उसके बाद मैंने आपको मेन चीजें, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पढ़ाए हैं। आप किसी भी जगह पे इनको देख सकते हैं, आपको मोरलेस यही मिलेंगी। मैंने 2-3 जगह से देखी हैं, उसके बाद नेट भी कंसल्ट किया है, एक दो बुक भी कंसल्ट की हैं। आप इन्हीं को, जो ऐसे मैंने आपको पढ़ाया, आप इनको अपने वर्ड्स के अंदर लिख दें, नो इशू, यू कैन इजीली गेट 16 मार्क्स, 15 मार्क्स। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने तीसरा लेक्चर आज अपलोड करने में जा रहा हूँ यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर। तो इंशाल्लाह कुछ आगे 2-4 दिनों के अंदर तमाम के तमाम लेक्चर्स, 16 से 17 लेक्चर्स हैं, वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसके बाद मजीद मैंने करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर और एसे और जनरल साइंस एबिलिटी ये स्टार्ट करने का प्लान है अगले 1 या 2 वीक में।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।